तो कहने लगे कैसे दूर हो जाएगी। मैंने उनको समझाया उनके सामने, मैंने उनको कहा कि आप लोग जो सरकार चलाते हैं उनका खर्च क्या है सरकार चलाने का। तो हमारे देश में पुढ़ारी नंबर 1 जिनको हम राष्ट्रपति कहते हैं, आप जानते हैं उनका 1 वर्ष का खर्च 18 कोटि रुपए का, 1 वर्ष का 18 कोटि रुपए जो हम देते हैं उनको। कहां से देते हैं? टैक्स के पैसे में। तो 18 कोटि रुपए पुढ़ारी नंबर 1 राष्ट्रपति का खर्च। तो 1 वर्ष का 18 कोटि, तो महीने का 1.5 कोटि, तो दिवस का 5 लाख रुपए। 1 दिवस का राष्ट्रपति का खर्च 5 लाख रुपए। और 1 दिवस में भारत में 5 कोटि लोग हैं जिनके पास 50 पैसा नहीं खर्च करने। हमारे देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार 25 कोटि लोगों को दिवस में खर्च करने को 5 रुपया नहीं है, 10 कोटि के पास दिवस में 1 रुपया नहीं है, 5 कोटि के पास तो 50 पैसा नहीं। इसका मायने यह है कि 45 कोटियों के पास एक एवरेज के हिसाब से 6.5 रुपए दिवस का नहीं है खर्च करने। अगर मैं तीनों को ऐड करके बोलूं तो ऑन एन एवरेज, तो हमारे देश में 45 कोटि लोगों को दिवस में 5 रुपए नहीं है खर्च करने के लिए, और राष्ट्रपति नाम के पुढ़ारी को दिवस में 5 लाख रुपए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपने राष्ट्रपति को बनाया है कि राष्ट्रपति ने आपको बनाया? आपने बनाया ना, तो मालिक आप हैं या वो? तो राष्ट्रपति कौन है? नौकर। आपने दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था देखी है जहां मालिक भूखा मरे और नौकर मजा करे? आप बताओ दुनिया में कहीं आपने ऐसी व्यवस्था देखी कि मालिक तो भूखा मरे और नौकर मजा करे? आप अपने व्यापार में ऐसे किसी नौकर को रखेंगे? आप दुकान चलाते हैं, दुकान में ऐसा नौकर रखेंगे कभी कि नौकर मलाई खाए और मालिक भूखा मर जाए? तो जो देश का मालिक है, जिसको हम वोटर कहते हैं, देश का नागरिक कहते हैं, जो टैक्स देता है, लेजिटिमेट सिटीजन है, नेचुरल बॉर्न सिटीजन है, वो भूखा मर रहा है। और हमारे देश के पुढ़ारियों की पगार पे एक एक व्यक्ति पर 18 कोटि रुपए खर्च हो रहा। फिर राष्ट्रपति की पगार तो 18 कोटि, उनके नीचे उपराष्ट्रपति, उनकी पगार का खर्च 1 बरस का 13 कोटि। एक बार मैंने ये भी माहिती लेने की कोशिश की कि ये लोग काम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? आप पूछो क्या काम करते हैं? तो राष्ट्रपति का काम है कि लोकसभा से कोई फाइल जाती है उस पर सही करना। तो कितने दिन फाइल जाती है? बरस में 1 महीना बस। क्यों? बाकी दिन लोकसभा चलती ही नहीं, और चलती भी है तो वहां दंगल होता। लोकसभा तो अखाड़े से भी ज्यादा बुरी हो गई, क्योंकि अखाड़े में भी जो दंगल होता है उसके नियम कायदे कानून, वहां तो कुछ नियम ही नहीं है, कायदे ही नहीं, कानून ही नहीं। कोई किसी की पैंट उतार रहा है, कोई किसी की खींच रहा है, कोई किसी की खींच रहा है, यही लगा रहता है लोकसभा। और कभी कभी तो ऐसी हालत होती है लोकसभा की कि वो बेचारा जो अपना अध्यक्ष है वो ठक 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 पीटता रहता, कोई किसी की सुनता ही नहीं। लगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, ऐसे जैसे गली के चौराहे पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं वो सदन के अंदर। और जब राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष बहुत परेशान हो जाता है तो सदन को स्थगित कर देता है। तो वो यही तो चाहते हैं कि सदन स्थगित होता रहे और पगार उनको बढ़ती रहे। तो सदन स्थगित हो जाता, फिर काम ही नहीं होता, और ऐसे दिवस लोकसभा में बहुत बर्बाद होते हैं। भारत देश के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम है पीए संगमा, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक पुस्तक छोटी सी लिखी है, उसमें कहा है कि आज से 50 बरस पहले लोकसभा में जितना काम होता था आज उसका 10% भी नहीं होता। 10% काम नहीं है लोकसभा। तो चूंकि लोकसभा में काम नहीं है तो राष्ट्रपति को काम नहीं, लोकसभा काम करे तो राष्ट्रपति को काम हो, लोकसभा काम ही नहीं करती तो राष्ट्रपति को काम, और काम होता भी है तो सिर्फ सही करने। तो सही करने का काम करने के लिए हमने एक नौकर रखा है, उसको 5 लाख रुपए दिवस की हम पगार देते हैं। क्या विचित्र देश है। और हिंदुस्तान में जो मालिक है इस देश का, काश्तकार, मजदूर, अध्यापक, विद्यार्थी, आप, मैं, हम सब, जो रोज 8-8 घंटे मेहनत करें, 10-10 घंटे खेती में मेहनत करें, उनको 40 रुपए नहीं मिलता, 50 रुपए नहीं मिलता, 60 रुपए नहीं मिलता। बेचारे 10-10, 15-15 रुपए पे काम करने को तैयार। कल मैं उरन नाम के गांव में गया, वहां मेरे एक परिचित मित्र हैं निमाड़े से, मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा, राजीव भाई हमारे गांव की तो परिस्थिति ऐसी है कि बहनें, महिलाएं पूरे दिवस खेत में काम करें तो भी 25 रुपए नहीं मिलता।
तो हमारे देश का काश्तकार दिवस भर खेती में काम करे, मर जाए तो उसकी पीठ टूट जाए, क्योंकि जब वो खेती करता है, धान की खेती करे तो उसकी पीठ टूट जाती है, झुके 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 धान की रोपाई करनी पड़ती है। वो काश्तकार को दिवस में 25 रुपए भी ना मिले और राष्ट्रपति को सिर्फ सही करने के लिए दिवस का 5 लाख रुपए खर्च। ये व्यवस्था अपने देश में। और राष्ट्रपति महोदय जिस घर में रहते हैं वो घर कैसा? 350 कमरे एक घर में। शिवाजी महाराज का महल भी नहीं था ऐसा, तो 350 किसी राजा का महल नहीं था 350। राष्ट्रपति के महल में 350 कमरे। मैंने एक दिन उनको कहा, मेरे कुछ मित्रों को जो पुढ़ारी हैं, कि राष्ट्रपति 2 पति पत्नी हैं बस, एक पति और एक पत्नी, और तो कोई है नहीं घर में, तो ये 2 लोग 350 कमरे में रहते कैसे हैं? आप मुझे जरा ये समझो, कैसे रहते? कुछ हिसाब ही नहीं बैठता उसका। मैंने एक दिन ये सोचा कि वो एक दिवस या एक रात एक कमरे में सोए, दूसरे दिवस दूसरे कमरे में सोए, तीसरे दिवस तीसरे कमरे में सोए, तो भी 1 बरस के बाद पहले कमरे का नंबर आएगा। 1 बरस के बाद, क्योंकि 1 बरस में दिन 365, 15 दिवस छुट्टी के निकाल दो। हालांकि राष्ट्रपति की छुट्टी उससे ज्यादा है, 3 महीने की छुट्टी है उनकी, तो मैं तो 15 दिवस ही की बात करता हूं, तो 15 दिवस छुट्टी के निकाल दो, हर दिवस वो एक कमरे में सोए, तो भी 350 कमरे का हिसाब कुछ समझ में नहीं आता। वो रहते हैं उतने बड़े घर। हो सकता है राष्ट्रपति बनने के पहले उनके पास 2 ही कमरे का घर हो, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद, माने हमारा नौकर बनने के बाद, उनको आलीशान महल मिलेगा। जब वो हमारे जैसे हैं तब वो 2 ही कमरे के घर में रहेंगे, लेकिन जब हमारे नौकर बन के सही करने के लिए बैठेंगे तो उनको 350 कमरे का घर मिलेगा। ये व्यवस्था अपने देश में। अब वो जो 350 कमरे का घर है उसकी सफाई होती है, तो उसमें तो 400 से ज्यादा तो कर्मचारी है झाड़ू लगाने वाले, फिर पीछे से पोछा लगाने वाले, दिवस भर उसमें सफाई चलती है, दिवस भर। मैं तो कई बार गया हूं वहां। और फिर वहां पे रसोई है, डॉक्टर है, 20 डॉक्टर, 20। अब पता नहीं कैसे इलाज होगा। एक डॉक्टर हो तो कुछ समझता भी है भाई उसको क्या बीमारी है क्या नहीं। अब 20 डॉक्टर एक साथ खड़े हो गए और राष्ट्रपति एक बीमार, कैसे इलाज करेंगे कुछ मुझे तो नहीं समझ। वो एक डॉक्टर एक डायग्नोसिस करेगा, दूसरा दूसरी करेगा, तीसरा तीसरी करेगा, पता नहीं कैसे इलाज। अभी हिंदुस्तान की परिस्थिति यह है कि गांव में 2-2 लाख लोगों के मरीजों पर एक डॉक्टर नहीं, और राष्ट्रपति के ऊपर 20 डॉक्टर। और जब वो चलते हैं तो 25-30 कारें उनके साथ चलती हैं, 25-30 कम से कम। एक बार मैंने किसी को पूछा कि भाई इतनी कार क्यों चलती है? एक कार काफी है उनके लिए। तो उन्होंने कहा हम इसलिए 25-30 कार चलाते हैं कि उनके ऊपर कोई अतिरेकी हमला ना करे। तो मैंने कहा आप इसकी क्या गारंटी लेते हैं? तो उन्होंने कहा हम ऐसी गारंटी लेते हैं कि राष्ट्रपति किस कार में ये पता ही नहीं चलता। तो एक ही कार में वो बैठते हैं, बाकी सब खाली होती, सिर्फ ड्राइवर रहता, आगे पीछे लाइन से चलती। एक में वो बैठते हैं, बाकी खाली चलती। तो वो जब चलती हैं तो उनके डीजल पेट्रोल का खर्च वो अलग से है। तो कुछ समझता नहीं अपने को, तो ये क्या चलता है अपने लिए। फिर उपराष्ट्रपति है, उनको तो बरस का खर्च 13 कोटि का, उनका तो कुछ भी काम नहीं। राष्ट्रपति तो भी सही करते, उपराष्ट्रपति का तो वो भी काम नहीं। एक बार मैंने किसी को पूछा ये उपराष्ट्रपति क्यों बनाए आपने, काम तो कुछ है नहीं। तो वो कहते हैं कि राजीव भाई राष्ट्रपति मर गए तो अब मैंने उनसे पूछा कि मर गए तो, मरे तो नहीं अभी तक। पिछले 50 वर्षों में ऐसा कभी हुआ नहीं कि राष्ट्रपति मरे और उपराष्ट्रपति को काम आया, वो होता ही नहीं है। तो अगले 100 वर्ष भी नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है। लेकिन पोस्ट बराबर चालू और खर्चा उनका बराबर, तो उनका खर्च है। फिर उपराष्ट्रपति के नीचे पंत प्रधान, उनका बरस का खर्च 11 कोटि का। फिर उसके नीचे मंत्री, 73 मंत्री हैं। 73 मंत्रियों में 36 मंत्री हैं जिनके पास कोई काम नहीं। हाँ, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। उपराष्ट्रपति के नीचे पंत प्रधान, उनका बरस का खर्च 11 कोटि का। फिर उसके नीचे मंत्री, 73 मंत्री हैं। 73 मंत्रियों में 36 मंत्री हैं जिनके पास कोई काम नहीं। हाँ, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। एक अंदर की बात बताता हूं। सरकार के अंदर जो 36 मंत्री हैं, उन्होंने अभी एक एसोसिएशन बनाया, संगठन बनाया सरकार के अंदर। सरकार के अंदर आप समझते संगठन बनता,
बनता है वहां भी। उन्होंने क्यों बनाया? तो एक मंत्री को मैंने पूछा, भाई आपने क्यों एसोसिएशन बनाया? तो उन्होंने कहा हमने प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया। तो क्या बात का? कि हमको काम दो। काम ही नहीं है हमारे। तो मैंने पूछा आप दिवस भर करते क्या है? कि बस बैठते हैं एसी में, सवेरे आते हैं शाम को घर चले जाते हैं, कुछ उसमें देखते रहते हैं टीवी वगैरह, और तो कुछ काम है नहीं। और काम क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बार ऐसा मंत्रिमंडल बना देश में जिसके मंत्रियों की जरूरत ही कम थी। ज्यादा से ज्यादा 40-45 मंत्री बहुत होते हैं दिल्ली में, अभी तो 73 मंत्री। काम कहां से आए? लेकिन खर्चा उनका सबका मंत्री हो गया। फिर उन मंत्रियों के नीचे मुख्यमंत्री, पूरे देश में 28 मुख्यमंत्री, दर एक मुख्यमंत्री का साल का खर्च 10 कोटि, तो 28 का 280 कोटि। फिर 28 राज्यपाल मुख्यमंत्री के ऊपर, हर एक राज्यपाल का 11-12 कोटि का खर्च, तो 300 कोटि वो। फिर राज्य सरकार में मंत्री, केंद्र के अलग राज्य के अलग। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मेरे राज्य सरकार में 90 के ऊपर 94 मंत्री इस समय, 94, और उनमें से 18 मंत्री हैं जिनको कहते हैं मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो, बिना खाता मंत्री। खाता कहां से लाए? लेकिन मंत्री है सब, आएगा कहां से? और जो मंत्री खाता के बगैर हैं उनका एक बरस का चाय पानी का खर्च 1,36,00,000 रुपए का। चाय पानी का खर्च, खाता नहीं है लेकिन चाय पानी, शायद चाय पानी के लिए ही मंत्री। फिर एक बार मैंने किसी पुढ़ारी को पूछा यूपी में कि भाई इतना जंबो मंत्रिमंडल क्यों? तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए तो बना नहीं पड़ता। तो मैंने कहा मेरे उत्तर प्रदेश में 405 आमदार होते हैं, पहले तो 425 थे, फिर जब से उत्तरांचल अलग हुआ तब से हमारे यहाँ 405 आमदार। तो मैंने कहा एक दिन आएगा सब आमदार को मंत्री बनाओगे, क्योंकि हर एक का वोट चाहिए मुख्यमंत्री, और सबके लिए मंत्री की गाड़ी दोगे, लाल बत्ती दोगे, हरी बत्ती दोगे, सब करोगे, और उनके लिए रहने को घर फ्री है, बंगला फ्री है, बिजली फ्री है, मोबाइल फोन फ्री है। आप जानते हैं हर एक मंत्री को मोबाइल फोन फ्री है, और उनको जो मोबाइल मिला हुआ है वो रोमिंग है, ऑल इंडिया है, वो फोन करें या ना करें 8,000 रुपए महीने का तो उसका बिल है, 8,000 रुपए महीने का बिल है, वो फोन करें या ना करें, हर एक मंत्री को ऑल इंडिया मोबाइल, स्टेट में भी और सेंट्रल में। फिर उसके बाद जब वो सदन नहीं चलता, माने विधानसभा नहीं चलती, लोकसभा नहीं चलती, और अपने क्षेत्र के दौरे पर होते हैं, तो वो अलाउंस अलग से मिलता, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। फिर गाड़ियों में डीजल पेट्रोल मिलता। केंद्र के मंत्री को बड़े आराम से बरस में 400 लीटर डीजल या पेट्रोल फ्री है, मिनिमम इतना तो है। फिर हवाई जहाज की यात्रा फ्री है, फिर रेल की यात्रा फ्री है। तो क्या क्या नहीं है उनको। एक एक घर के मंत्री को मैंने देखा 5-5 एकड़ में घर बना हुआ, 5 एकड़, और उसमें वो भाजी करते हैं और भाजी भी बाजार में बेचते हैं, उसकी भी कमाई कर लेते हैं। आप हंसिए मत, मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूं। दिल्ली में कई मंत्रियों के घर में मैंने देखा वो भाजी पाला करते हैं और बाजार में बेच के उसका भी नफा देते हैं, क्योंकि 5 एकड़ का प्लॉट है, क्या करेंगे उसमें, रह तो सकते नहीं, तो उसमें फूक करते हैं, तो उसमें से कमाई करते हैं। तो ये परिस्थिति है। फिर एक दिन मैंने क्या किया कि इसके ऊपर 800 खासदार अपने देश में, और 800 खासदार के ऊपर 4,025 आमदार पूरे देश में, हर एक खासदार का एक महीने का खर्च 1 लाख रुपए। और ये जो पगार बाढ़ हुआ ना अभी 15-20 दिवस पूर्व, 3 पट पगार बाढ़ किया, तो पगार बाढ़ के बाद अब खासदार का महीने का खर्च हो जाएगा 3 लाख रुपए। अभी तक 1 लाख रुपए महीने था, 3 लाख। अब आप देखो ये चतुराई क्या है। आप अगर अखबार पढ़ोगे तो उसमें खबर ये है कि पहले उनको पगार थी 4,000 रुपए मासिक, अब 12,000। ये तो बेसिक है, इसके ऊपर बहुत कुछ होता। ये तो आपको मुझको मूर्ख बनाने के लिए बेसिक सैलरी है। इसके अलावा जो उनको दिया जाता है उनके डिपार्टमेंट के, उनके सेक्रेटरी के, उनके असिस्टेंट के नाम पर, उनके पूरे ऑफिस के नाम पर, फिर उनको बिजली के खर्चे के नाम पर, पानी के खर्चे के नाम पर, घर खर्चे के नाम पर, फिर हवाई जहाज की यात्रा, वो सब मैंने एक बार जोड़ा तो एक खासदार का महीने का औसतन खर्च लाख रुपए, और अब पगार बाढ़ के बाद हो जाएगा 3 लाख रुपए। अच्छा, अब 3 लाख रुपए खासदार की पगार हो गई, माने खर्चा 1 बरस का, तो भी खासदार संतुष्ट नहीं, कहते हैं अभी और बढ़ाओ इसको। हमारे देश में एक खासदार हैं, उनका नाम है राजीव शुक्ला, और राज्यसभा में अभी खासदार हुए हैं थोड़े दिवस पूर्व।
तो उन्होंने अभी थोड़े दिवस पूर्व कहा कि ये 3 लाख रुपए मासिक जो हमारा खर्चा है ये कम है। तो उसको किसी ने पूछा कितना होना चाहिए, तो उसने कहा 12 लाख होना चाहिए कम से कम। तो फिर उनको पूछा गया भाई 12 लाख रुपए महीने का आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जो आपको इतना मिलना चाहिए? तो उन्होंने कहा अमेरिका में मिलता है इतना। तो अमेरिका चले जाओ, फिर यहां क्यों हिंदुस्तान? जाओ अमेरिका, हमने तो नहीं रोका है आप, ले लो वहां का वीजा, चले जाओ। और अमेरिका में तो उल्टी हालत है, अभी जो गए हैं उन्हीं को पीट पीट के भगा रहे हैं अभी। तो अमेरिका में 12 लाख रुपए मासिक है, और वो तब है जब उनकी इकोनॉमी का स्केल और हमारी इकोनॉमी के स्केल में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका का 1 साल का बजट हिंदुस्तान के 10 साल के बजट के बराबर। तो जब उनका 1 साल का बजट 10 साल के हमारे बजट के बराबर है, उस बजट में वो 12 लाख रुपए महीने देते हैं। लेकिन एक माहिती मैं आपको देना चाहता हूं, वो ये, अमेरिका के किसी भी खासदार को ना तो मुफ्त में मोबाइल फोन मिलता है, न मुफ्त में हवाई यात्रा करने को मिलती है, न मुफ्त में रहने को घर मिलता है, न मुफ्त की बीज मिलती है, न मुफ्त का पानी मिलता है। उनको उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना दूसरे लोगों को देना पड़ता है। हमारे खासदार ये भूल जाते हैं जब ये कहते हैं। और अमेरिका ही क्यों, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी खासदार को मुफ्त में मोबाइल फोन नहीं मिलता। ब्रिटेन में आप चले जाइए, ब्रिटेन में जितने भी एमपीज हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, सबको किराए के घर में रहना पड़ता है या अपने घर में रहना पड़ता है। सरकार किसी को घर नहीं देती, गाड़ी किसी को नहीं देती, भत्ता किसी को नहीं देती। हमारे ही देश में है ये। तो इतनी भयंकर पगार का खर्च अपने देश का। और ये खर्चा कितना है, मैंने एक बार ये सब खर्चा जोड़ा, राष्ट्रपति से लेकर और नीचे हिंदुस्तान में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर तक पगार का खर्च एक बार मैंने जोड़ा। फिर बाद में मुझे लगा कि सरपंच को भी इसमें शामिल करूं, क्योंकि अब उनको भी पगार मिलने लगी है। तो 5,76,000 सरपंच हैं पूरे देश में, तो उनका भी खर्च मैंने जोड़ा। तो एक बरस के पगार का ही खर्च 87,000 कोटी रुपए, एक बरस का। और ये जो 87,000 कोटी रुपए पगार के ऊपर खर्च होता है, वो हमारे देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। आप पूछोगे क्यों? आप सीधे से हिसाब जोड़ लो ना। अगर ये 87,000 कोटी बरस में खर्च नहीं होता, सीधे लोगों में बांट दिया जाता, तो भी एक एक व्यक्ति को इस देश में 8,700 रुपए बड़े आराम से बरस में मिल सकता। नहीं करते, हम व्यवस्था ही नहीं चलाते, ना हमें संसद चलानी है, लोकसभा ना विधानसभा। बंद कर दो ये सब, क्योंकि आप चलाते हो हमारे लिए और हमारा ही काम होता नहीं, पगारवाड़ होती रहती। जब संसद में पगारवाड़ का विधेयक आता है, सब खासदार एक बाजू में हो जाते, कोई उस दिन विपक्ष नहीं होता, सब सत्ता पक्ष में आ जाते। और पगारवाड़ का विधेयक 3 मिनट में पारित होता, बस 3 मिनट। और मुझे इस बार इतना खराब लगा कि इसी वर्ष हिंदुस्तान में भूख से सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं, और इसी वर्ष अपने पुडारी पगारवाड़ में लगे हुए। सबसे ज्यादा दुख की बात है अपने देश। और दुख ही नहीं, शर्म आती है मुझे मेरे देश के पुडारियों। यही देश है जिसको भारत हम कहते हैं। 50 वर्ष पूर्व इस देश में ऐसे पुडारी होते थे जो देश के लिए सब कुछ दे सकते थे, घर में जो है वो भी निकाल के दे सकते। आप उन पुडारियों के नाम गिन लो। लोकमान्य तिलक, हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, सावरकर, महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे आप लिस्ट बनाते जाओ, एक एक पुडारी का नाम लेते जाओ। चाफेकर बंधु, ये जितने भी नाम आप लेना चाहो ले सकते हो। इन सभी नाम लेने वालों के नेताओं के चरित्र लगभग क्या थे कि वो देश के लिए कुछ भी कर सकते थे। अपना घर देना हो तो घर दे सकते थे, बच्चों को दांव पर लगाना हो तो बच्चों को दांव पर लगा सकते थे, नौकरी छोड़नी हो तो नौकरी छोड़ सकते थे, धंधा छोड़ना हो तो धंधा छोड़ सकते थे। और किया है उन्होंने। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस में टॉपर थे, और अंग्रेजों की सरकार में आईसीएस टॉप करना कोई मजाक बात नहीं थी। हिंदुस्तानियों को तो प्रवेश नहीं मिलता, और उन्होंने अंग्रेजी लड़कों को पीछे छोड़ते हुए खुद टॉप किया था। वो बहुत बड़े पद पर नौकरी के लायक थे, लेकिन टॉपर होने के बाद भी नौकरी छोड़कर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी, सब छोड़ दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बहुत अच्छे घर के बच्चे थे, चाहते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, व्यापार कर सकते थे, लेकिन छोड़ दिया सब। चाफेकर बंधु भी ऐसे ही थे। हमारे देश में सावरकर की कोई कमी थी क्या योग्यता में? महात्मा गांधी की योग्यता कुछ कम थी क्या? बहुत बड़ी डिग्री थी उनके पास, बैरिस्टर थे,
करोड़ों करोड़ों रुपए कमा सकते थे। लोकमान्य तिलक को देखो, लोकमान्य तिलक के पास बार एट लॉ की डिग्री थी, वो चाहते कोटिपति बन सकते, लेकिन इन सब ने देश के लिए सब कुछ न्योछावर किया, अपनी जान तक दी। पैसा तो कुछ भी नहीं होता, पैसा दान तो कोई भी कर सकता है, अपनी देह का दान करना, अपनी जान देना, अपनी कुर्बानी देना, ये तो ऊंची बात है। वो सब करने की मान्यता रखने वाले पुढ़ारी वो एक बाजू में, और आजकल के हरामखोर पुढ़ारी दूसरे बाजू में। आजकल के पुढ़ारियों को तो कहीं से मौका मिल जाए तो जोंक की तरह से चिपकते हैं, और खून जब तक अंतिम बूंद बाकी है आप में तब तक चूसते रहते। ऐसे ही कहीं मौका मिल जाए। देखो आप, एक तो पगार में पैसा लेते हैं भरपूर, भत्ते मिलते हैं, वेतन मिलता है भरपूर, फिर यही पुढ़ारी रिश्वत भी लेते हैं अलग। आप छोटे से छोटा काम लेके जाओ, अकोला में कहीं पर किसी मोहल्ले में एक हैंड पाइप लगाना है, और मैं आपको चैलेंज देकर बोलता हूं आप ले जाओ कि हमें एक हैंड पाइप लगाना, बिना पैसे के आपका काम हो जाए तो आप मुझे बता देंगे। छोटे से छोटा काम, गली में किसी कोने पर हैंड पाइप लगाना, किसी गांव में कुआं खुदवाना, तालाब बनवाना, गांव की सड़क बनाना, जो उनका काम है, जो फर्ज है, जिसके लिए हम उनको टैक्स देते हैं, उसमें ऊपर से रिश्वत अलग से लेते हैं। और क्या है, बंटवारा है, पूरा पूरा मंत्रालय बंटवारा करता है पैसे का। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, आप अकोला में कोई एक स्कूल खोलना चाहो तो आपको जितनी रिश्वत देनी पड़ेगी उतने में शायद 2 स्कूल खुल जाए। परमिशन नहीं मिलेगी, लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर मिल गया तो नॉन ग्रांट वाला होगा, फिर ग्रांट वाला कराने में अलग से आपको, ये सारे धंधे वो करते हैं। रिश्वत भी लेते हैं, घूस भी लेते हैं, और रिश्वत और घूस जब लेते हैं तो ये भी नहीं देखते कि ये गरीब आदमी है, नहीं दे सकता। वो तो कसाई जैसे निर्दयी होते हैं। जैसे कसाई होता है ना, वो ना गाय को देखता है ना बड़द को देखता, सब पे उसका छुरा चलता है बड़ा, वैसे ही कसाईपन इनमें आ गया। गरीब से गरीब आदमी को नहीं छोड़ते। मैंने कई बार मेरी आंखों से देखा, मैं तो गांव गांव में जाता हूं, इतने इतने गरीब लोग जिनके पास बेचारों के पास खुद का कुछ नहीं है, पुढ़ारियों ने उनको भी धोखा देने में कमी नहीं छोड़ी। किसी को धोखा देते हैं, तुमको नौकरी लगवाएंगे, मुंबई आ जाओ, इतना पैसा दे दो, बेचारा कहीं से कर्ज लेके देता, और मुंबई पहुंच के कुछ नहीं उसका। और अभी तो ऐसे केस पकड़े जाने लगे हैं। अभी तो कोई एक बाई पकड़ी गई है जिसका टेप है, ओरिजिनल टेप है, जिसमें उसने कहा कि तुमको शिक्षक की नौकरी मिलेगी, 35,000 रुपए ले आओ, और गारंटी देकर वो बाई बोल रही है, मैं नाम भूल गया, नहीं तो नाम लेके बताता, यही महाराष्ट्र की पुढ़ारी है। वो कहती है कि तुमको गारंटी से नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो 33-35,000 रुपए वापस करेगी। और वो जिस व्यक्ति ने ये सब किया उसने टेप कर लिया, क्योंकि तहलका.com जब से हुआ है लोगों में थोड़ी होशियारी आ गई। तहलका.com ने थोड़ा होशियार तो बनाया ही है लोगों को, तो उसने टेप कर लिया और ले जाके सुना दिया कि देखो इस तरह से घूस और रिश्वत छोटे छोटे कामों में, तो वो अलग से है, पगार अलग से, रिश्वत और घूस अलग से। तो मैं तो कई बार कहता हूं कि इनको पगार देने की जरूरत क्या, रिश्वत और घूस में ही इतना बना लेते हैं, इन सब की पगार तो 0 कर देनी चाहिए, लेकिन वो है। तो रिश्वत अलग से, घूस अलग से, पगार अलग से। और अब एक आखिरी बात इनके बारे में कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा उसमें कमाई पैसे की अलग से। जैसे एक एनरॉन नाम की अमेरिकन कंपनी आई यहां महाराष्ट्र के बहुत सारे पुढ़ारियों ने कहा कि हम उसको उठाकर अरब सागर में फेंक देंगे। फिर बाद में क्या हुआ कि जो उसको अरब सागर में फेंकने वाले थे उन्होंने ही सामने से समझौता कर लिया। तो एनरॉन का समझौता हुआ तो बीज बनना शुरू हुआ, तो बीज प्रकल्प अभी लग गया, तो उसमें बीज बनना शुरू हुआ। 8 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट बीज बनता है एनरॉन में। अभी तो 2 महीने से बंद है, लेकिन जब बंद हुआ तो 8 रुपए यूनिट का उसका रेट था। और वैसे महाराष्ट्र में एनरॉन के अलावा जो बीज प्रकल्प चलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जहां महाराष्ट्र में बनती है, उसमें 1 यूनिट बीज बनता है 65 पैसा। एनरॉन के अतिरिक्त 1 यूनिट बीज महाराष्ट्र में 65 पैसे का हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और एनरॉन का 8 रुपए। एक बार मैंने किसी पुढ़ारी को पूछा कि ये चक्कर क्या, एनरॉन के बिना हम बीज बनाते तो 65 पैसे यूनिट, और एनरॉन वही बीज बनाता तो 8 रुपए यूनिट। कहने लगे राजू भाई क्वालिटी का फर्क है। तो मैंने कहा भाई क्या क्वालिटी का फर्क है, बीज तो बीज होता, उसमें क्या क्वालिटी का फर्क है। क्वालिटी का फर्क बल्ब में हो सकता, ट्यूबलाइट में हो सकता, बीज में क्या फर्क है। लेकिन वो ऐसा समझते थे कि मैं मूर्ख हूं तो मैं मान जाऊंगा, उन्होंने कहा क्वालिटी का फर्क है। मैंने कहा भाई ये कौन सी क्वालिटी, क्वालिटी बल्ब में ट्यूबलाइट में हो सकती है, बीज तो एक ही जैसा। तब वो कहने लगे ये इंपोर्टेड बीज।
माने अमेरिका से हमने कंपनी बुलाई है, उसका ये बीज है। तो उस दिन तो मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि मेरे पास न कोई प्रमाण था न कोई सबूत था। उसके थोड़े दिवस के बाद ही पता चला कि जिस एनरॉन कंपनी को यहां प्रकल्प मिला चलाने के लिए या बनाने के लिए, उस एनरॉन कंपनी ने पुढ़ारियों को 247 कोटि रुपए की रिश्वत खिलाई। 247 कोटि। और ये बात कैसे खुली? एनरॉन कंपनी के एक अधिकारी ने अमेरिका में ही इस बात को खोला। कैसे खोला? अमेरिका में एक हंगामा आजकल चल रहा है। ये तो हुआ अतिरेकी हमला, ये नहीं, इससे भी बड़ा एक हंगामा ये है कि जॉर्ज बुश नाम का जो प्रेसिडेंट है उसको एनरॉन कंपनी ने 9 अरब डॉलर की रिश्वत दी है, जॉर्ज बुश को, जो इस समय अमेरिका में प्रेसिडेंट है। और उस एनरॉन कंपनी से 9 अरब डॉलर लेकर तो वो राष्ट्रपति बना है। एनरॉन का ये कहना है कि इसको राष्ट्रपति हमने बनाया। अगर हम 9 अरब डॉलर नहीं देते, 9 अरब डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है, 9 बिलियन डॉलर, 900 करोड़ डॉलर। तो एनरॉन ये कहता है कि इतना पैसा हम नहीं देते तो ये तो प्रचार नहीं कर पाता तो राष्ट्रपति नहीं बन पाता, तो हमने बनाया। तो उनको पूछा गया क्यों बनाया? तो अमेरिका में एक स्टेट है, उसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया स्टेट में बीज की पूरी व्यवस्था एनरॉन कंपनी के हाथ में आए, इसके लिए उन्होंने 9 अरब डॉलर दिया प्रेसिडेंट बुश को। एनरॉन ये चाहता था कि पूरी बीज व्यवस्था, पूरी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हमारे हाथ में आ जाए कैलिफोर्निया में। तो उसका कुछ काम शुरू भी हुआ था, लेकिन घोटाला बीच में खुल गया तो वो बात वहीं पे रुक गई। तो अब एनरॉन के खिलाफ अमेरिका में बहुत बड़ा माहौल है, उसके खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन हुए हैं, अदालत में मुकदमे चल रहे हैं। तो उसी के दौरान एक एनरॉन कंपनी के अधिकारी को ये पूछा गया कि भाई, अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति को पैसा देके खरीद सकते हो तो सब दुनिया में आप यही करते होगे। तो उन्होंने कहा करते। तो उनको कहा गया भारत में भी ऐसा किया? कि हाँ किया। तो भारत में क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा 247 कोटि रुपए दिया भारत के पुढ़ारियों को। तो उसको पूछा गया कि आपने अपनी बैलेंस शीट में कहीं लिखा है ये 247 कोटि रुपए? तो उन्होंने कहा हाँ लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा कि हमने रिश्वत में दिया, घूस में दिया। तो पूछा गया कैसे लिखा है? तो उन्होंने कहा हमारी बैलेंस शीट में वो लिखा हुआ है एक्सपेंसेस फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन। अब ये चक्कर क्या, पॉलिटिकल एजुकेशन क्या होता है? ये राजनीतिक शिक्षण एक नई बीमारी आई है। बहुत सारे शिक्षण होते हैं, समाज शिक्षण होता है, गणित का शिक्षण होता है, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, सबका। ये राजनीति का क्या शिक्षण? तो एनरॉन कंपनी के अधिकारी का ये कहना है कि पहले कोई पुढ़ारी हमारा विरोध करते हैं, फिर हमने उनको पैसा दिया तो उन्होंने हमारा विरोध करना बंद कर दिया, तो उनका राजनीतिक शिक्षण हो गया। ये है। अब आप जरा एक कल्पना करो कि एक एनरॉन कंपनी 247 कोटि रुपए की रिश्वत अगर दे सकती है तो भारत में एनरॉन जैसी 4000 कंपनियां हैं, कितने लाख कोटि की रिश्वत दी होगी आप सोचो। फिर मैं थोड़े दिन से इस पूरे प्रकल्प में बहुत पीछे पड़ा हूं, एनरॉन वाले में, एनरॉन जैसे कई प्रकल्प में। तो मुझे माहिती ये मिल रही है कि ये जितने भी प्रकल्प ऐसे लगते हैं, कोई भी परदेशी कंपनी आती है, बिना रिश्वत और बिना घूस के कोई प्रकल्प उनको मिलता ही नहीं, सैंक्शन नहीं होता। तो इतना सारा पैसा ये लोग जब बनाते हैं प्रकल्पों में तो वो कहां जाता? एक तो पगार का लेते हैं, फिर घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, फिर प्रकल्प लगते हैं प्रोजेक्ट में, उनमें से अलग से लेते हैं। ये सारा का सारा पैसा ये जो पुढ़ारी लोग हैं भारत से ले जाकर परदेशी बैंकों में जमा करते हैं।